आज हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण, केमिस्ट्री, पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो है कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान या आयतन हो, ठीक ना, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान या आयतन हो, जो स्थान घेरे और जो दबाव डाल सके या अवरोध उत्पन्न कर सके, उसे अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसके अस्तित्व का अनुभव हम इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी जो वस्तु स्थान घेरे या जिसके पास आयतन हो, जो दबाव डाल सके, अवरोध उत्पन्न कर सके, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। इसे मान के चलिए कि पुस्तक हो गया, पुस्तक पर हम दबाव डाल सकते हैं, पेड़ हो गया, इसके बाद पर्वत हो गया, चीनी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इत्यादि जो है क्या है, सब पदार्थ है। लेकिन ऊष्मा जो है, ऊष्मा पदार्थ नहीं है, बल पदार्थ नहीं है, गुस्सा जो है, गुस्सा पदार्थ नहीं है, स्वाद पदार्थ नहीं है, ये सब पदार्थ नहीं है। हमारे ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं पदार्थ है, हमारे ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं पदार्थ है। पदार्थ का गुण भी है कुछ, पदार्थ का गुण जैसे कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि कणाद ने कहा कि बताया कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। यानी सर्वप्रथम ऋषि कणाद ने बताया कि सभी परमाणु जो है सूक्ष्म कण से मिलकर बना है। जिस पदार्थ किस सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, पदार्थ जो है किस सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, वे कण स्थिर रहता है, ठीक ना, अनवरत गतिशील करते रहता है। अगर पदार्थ को गर्म किया जाए, गर्म कर दे तो उसका ताप जो है बढ़ जाता है। पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है। इन सूक्ष्म कणों के गति में वृद्धि हो जाती है। पदार्थ जिन सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, वे कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक ना, वो कण जो क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। इन सूक्ष्म कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। अंतर आणविक बल कहते हैं। फिर अंतर आणविक बल को समर्थन विभिन्न पदार्थों में विभिन्न होता है। जैसे पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच कुछ न कुछ खाली स्थान होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। पदार्थ के यानी दो पदार्थ के बीच जो सूक्ष्म खाली स्थान होता है, पदार्थों के बीच खाली स्थान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, परंतु विभिन्न पदार्थ की सूक्ष्म कण जो है जैसे एक जैसे नहीं, विभिन्न पदार्थ की सूक्ष्म कण एक जैसी नहीं है। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण जो है, जिससे पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः तीन प्रकार के बांटा गया है। पदार्थ का भौतिक अवस्था में मुख्यतः तीन प्रकार में बांटा गया है। ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस। ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ के ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था के अलग अलग विशेषताएं होती है, ठीक ना। जैसे कि पदार्थ की ठोस अवस्था की अगर हम बात करें, तो पदार्थ की ठोस अवस्था जो है, ठोस पदार्थ के सूक्ष्म कण की सजावट क्रमबद्ध होती है। यानी ठोस पदार्थ जो है उसकी सजावट जो है क्रमबद्ध होती है। ठोस पदार्थ के आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का जो है आकृति और आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ के अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ में अंतर आणविक फोर्स जो है बहुत कम होता है। अंतर आणविक स्थान जो है बहुत कम होता है और अंतर आणविक बल जो है बहुत प्रबल होता है ठोस में। ये ध्यान रखिएगा कि ठोस में जो है अंतर आणविक स्थान जो है कम होता है, परंतु अंतर आणविक फोर्स जो है, बल, वो ज़्यादा होता है ठोस में।
ठोस पदार्थ पर यदि हमारी बाहरी बल लगाया जाए तो इसके आधार पर आयतन में परिवर्तन लगभग ना के बराबर होता है। उसे ठोस पदार्थ दाब का भी विभिन्न प्रभाव पड़ता है। जैसे पदार्थ अगर बोला जाए तो पदार्थ ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक अगर बोला जाए और क्वथनांक तथा घनत्व द्रव तथा गैस के पदार्थ से उच्च होता है। यानी कि ठोस का जो है द्रव्यनांक और क्वथनांक और घनत्व जो है जिसे डेंसिटी कहते हैं वो जो है द्रव और गैस से अधिक होता है। फिर अगर ठोस पदार्थ का अंतर आणविक बल बोला जाए, ठोस पदार्थ का अंतर आणविक बल प्रबल यानी ज़्यादा होने के कारण ये काफ़ी कठोर होती है और दृढ़ होती है, काफ़ी कठोर और दृढ़ होती है। ठोस पदार्थ का बहाव जो है फ्लो की प्रकृति नहीं होती है, ठोस पदार्थ का बहाव नहीं होता है। ठोस पदार्थों के अंतर आणविक स्थान नगण्य होने के कारण इसे दाब लगाकर संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। यानी अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, इसीलिए इसे दबाकर कंप्रेस यानी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस पदार्थों की संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है, ठोस पदार्थों में संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। फिर समान ताप पर ठोस पदार्थ ना तो गैस की तरह विस्तृत होती है और ना ही द्रव की तरह वाष्पीकृत होती है। यानी ठोस जो है ना ही गैस की तरह विकसित होती है और ना ही द्रव की तरह वाष्पीकृत होती है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर या उष्मा देने पर उसमें प्रसार बहुत कम होता है तथा ठंडा करने पर इसमें संकुचन बहुत कम होता है। यानी कि ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो उष्मा पर उसमें प्रसार जो है प्रसार बहुत कम होता है और ठंडा करने पर इसमें संकुचन भी बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ का प्रकार जो है, ठोस पदार्थ का दो प्रकार होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जो है क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस पदार्थ होता है। इसे रावदार ठोस पदार्थ भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है इसमें। जैसे इस ठोस पदार्थ के गुण अणु या परमाणु नियमित रूप से व्यवस्थित होते रहता है। इनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, यानी ठोस पदार्थ की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। फिर यह ठोस पदार्थ के आयतन तथा ताप और दाब का अत्यंत न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इसके निश्चित द्रव्यनांक होते हैं, ठोस का जो है निश्चित द्रव्यनांक होते हैं। यह ठोस पदार्थ असमदैहिक होते हैं, अर्थात इसके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। यानी ठोस पदार्थ का भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। फिर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के उदाहरण जो है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण बोला जाए तो चीनी हो गया, लवण हो गया, चीनी लवण यानी चीनी और साल्ट, लवण का साल्ट भी बोल सकते हैं हम। फिर अक्रिस्टलीय पदार्थ जो है, यह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आभासी ठोस पदार्थ या अति शीघ्रित द्रव कहलाता है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। इस ठोस के कण जो है अणु और परमाणु नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, अतः इसकी निश्चित आकृति नहीं होता है। यानी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की निश्चित आकृति नहीं होता है। इन ठोस पदार्थों में बहुत कम दृढ़ता पाई जाती है। क्रिस्टलीय में ज़्यादा पाया जाता था और अक्रिस्टलीय में कम पाया जाता है। फिर इन पर बाह्य बल लगने से आसानी से विकृत हो जाती है, यानी बाहर का बल लगने पर आसानी से यह विकृत हो जाती है। इन्हें गर्म करने पर यह मुलायम हो जाता है। अक्रिस्टलीय जो है गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और धीरे धीरे फ्लो यानी बहने लगता है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ समदैहिक होता है। और जैसे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अगर उदाहरण बोला जाए, जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, ये सब क्या है, कांच और रबड़ जो है भी ठोसे है लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि वह गर्म करने पर बहाव उत्पन्न हो जाता है। फिर पदार्थ का द्रव अवस्था का अगर बात किया जाए, तो द्रव का अंतर आणविक ठोस
पदार्थ की तुलना में कम होता है। द्रव का अंतराण्विक ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है और द्रव पदार्थ का अंतराण्विक स्थान ठोस पदार्थ से ज़्यादा होता है। द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, ठीक ना। द्रव पदार्थ का देखिए आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति जो है निश्चित नहीं होता है। द्रव पदार्थ जिस बर्तन में रखा जाता है ना वह उसे ही आकृति में ग्रहण कर लेती है, यानी द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उसका ही आकृति धारण कर लेती है। द्रव पदार्थ का घनत्व द्रवनांक तथा क्वथनांक ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है। यानी अगर सीधा बात में बोला जाए तो द्रव पदार्थ का घनत्व जो है द्रवनांक तथा क्वथनांक ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है। द्रव पदार्थ में भी ठोस पदार्थ की तरह संपीड़न गुण नहीं पाया जाता है, यानी द्रव पदार्थ में जो है ठोस पदार्थ की तरह संपीड़न गुण यानी जो है उसमें ज़्यादा गैप रहता है। द्रव पदार्थ में ज़्यादा गैप रहता है लेकिन ठोस में जो है गैप नहीं रहता है, एकदम सॉलिड रहता है। लेकिन द्रव के अंतराण्विक स्थान ठोस से ज़्यादा होने का अंतराण्विक स्थान जो है ज़्यादा होता है तो यह संपीड़ित होता है, ठीक ना। यह संपीड़ित होता है यानी उसे हम कुछ दबा सकते हैं। द्रव पदार्थ के अंतराण्विक बल कम होने के कारण द्रव पदार्थ का अंतराण्विक बल जो है कम होने के कारण देखिए ठोस में अंतराण्विक बल ज़्यादा हो रहा था लेकिन द्रव में जो है अंतराण्विक बल कम होता है। कम होने के कारण जो है यह बहने की प्रकृति भी पाई जाती है। द्रव जो है बहने की प्रकृति पाई जाती है। ऐसे पदार्थ जिसमें बहने की प्रकृति पाई जाती है उसे तरल पदार्थ भी कहते हैं हम। द्रव एक तरल पदार्थ है, ठीक ना। द्रव पदार्थ की ऊपरी सतह से प्रत्येक ताप पर वाष्पन होते रहता है। फिर द्रव में विसरण का गुण भी पाया जाता है। द्रव में जो है विसरण गुण भी पाया जाता है अर्थात विभिन्न प्रकार के द्रव आपस में घुल मिल जाते हैं। जो विभिन्न प्रकार के द्रव हैं आपस में घुल मिल जाते हैं। फिर पदार्थ की गैसीय अवस्था का बात किया जाए तो पदार्थ की गैसीय अवस्था जो है गैसों में अंतराण्विक बल कम होता है। देखिए द्रव में भी अंतराण्विक बल कम होता है और गैस में भी अंतराण्विक बल कम होता है और इसका अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। अगर बोला जाए तो सबसे कम अगर अब अंतराण्विक फोर्स के बात बोला जाए तो ठोस में होता है और सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किस में होता है? सबसे ज़्यादा तो ठोस में होता है लेकिन सबसे कम अगर बात बोला जाए बल तो वो होगा गैस में। अंतराण्विक स्थान का अगर बात बोला जाए ना तो अंतराण्विक स्थान जो है सबसे कम होता है ठोस में और सबसे ज़्यादा होगा किसमें? तो गैस में होता है। देखिए गैस ना तो निश्चित आकृति होती है इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है और ना ही निश्चित आयतन होता है, ठीक ना। यानी कि गैस जो है इसमें ना निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आयतन होता है। गैसों को जिस बंद बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन के आयतन या आकृति ग्रहण कर लेती है। यानी गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है जैसे सिलेंडर में अगर गैस को रखेंगे तो उसी का आकृति वो ग्रहण कर लेती है। गैस का घनत्व द्रवनांक क्वथनांक ठोस या द्रव से काफ़ी कम होता है। सही बात है कि गैस का जो है घनत्व और द्रवनांक क्वथनांक जो है ठोस और द्रव से भी काफ़ी कम होता है। देखिए गैस का अंतराण्विक स्थान काफ़ी ज़्यादा होने के कारण गैसों में संपीड़न गुण पाया जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए गैस में जो है अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है, गैप जो है ज़्यादा होता है, इसी कारण जो संपीड़न उसे दबा हम सकते हैं, बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। फिर गैस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ज़्यादा होता है। अगर ठंडा कर दें तो जिसमें अगर संपीड़ित का क्षमता होता है तो उसे ठंडा करने की भी क्षमता ज़्यादा होता है। जितना ठंडा करेंगे वो प्रसार और संकुचन बहुत ज़्यादा होगा। गैसों में अंतर रहते हुए भी घनत्व में अंतर रहते हुए भी विभिन्न गैस में प्रसार मिश्रित हो जाने की प्रकृति पाई जाती है। जैसे गैसों में पाए जाने वाली इस प्रकृति को विसरण कहते हैं, ठीक ना। गैस में विभिन्न प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, उसी प्रकृति को जो है विसरण कहा जाता है। गैसों को जिस बंद बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन की सभी दीवारों जैसे गैस के बाहरी दबाव आरोपित किया जाता है। अब पदार्थ की चौथी अवस्था जो है तो पदार्थ की चौथी अवस्था पहले ही बताइए क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, ठीक ना। अब देखिए पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है और प्लाज्मा अवस्था का गुण जो है पदार्थ के तीन
अवस्था ठोस द्रव गैस के बिल्कुल भिन्न होता है। प्लाज्मा अवस्था जो है इसका गुण जो है ठोस द्रव गैस जो था उससे बिल्कुल भिन्न होता है। फिर प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अति गतिमान होते हैं। इस अवस्था में पदार्थ के कण अति ऊर्जावान तथा अति उत्तेजित होते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की अवस्था प्लाज्मा अवस्था जो है हमारे ब्रह्मांड में 96% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ जो है अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। पदार्थ के गैसीय अवस्था के समान ही प्लाज्मा अवस्था का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होती है। प्लाज्मा अवस्था की पहचान सर्वप्रथम विलियम क्रूक ने 1889 में किया था। देखिए प्लाज्मा का जो है प्लाज्मा अवस्था का पहचान सर्वप्रथम कौन किया था? विलियम क्रूक। प्लाज्मा की पहचान सर्वप्रथम विलियम क्रूक किया था, 1889 में किया था। 1889 में जिन्होंने इनका नाम चमकता हुआ पदार्थ रखा था, विलियम क्रूक। अब अगर पांचवी अवस्था की बात किया जाए तो पांचवी अवस्था जो है क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहा जाता है। यह अवस्था की अवधारणा सबसे पहले जो है सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था और इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में आइंस्टीन ने इस अवस्था को पूर्वानुमान किया। इस अवस्था के प्रकृति तब होती है जब किसी पदार्थ के परम शून्य ताप पर यानी कि ओके यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं। इस अवस्था में पदार्थ के सभी गुण परमाणु के आपस में आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसे सुपर एटम भी कहा जाता है। यानी सीधे तौर पर बात करें तो पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है और इसका अवधारणा जो है सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस दिया था। फिर बाद में आगे चलकर आइंस्टीन ने इस अवस्था को पूर्वावलोकन किया और पूर्वावलोकन करने के बाद इस अवस्था की प्राप्ति तभी होती है जब किसी पदार्थ की परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करने पर इस अवस्था में पदार्थ के सभी कण जो है परमाणु आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, जिसे हम सुपर एटम भी कहते हैं। ठीक ना? पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन देखिए कैसे होता है। पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे पदार्थ के मुख्य 3 अवस्थाएं होते हैं। 3 अवस्थाएं को एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक ना? पदार्थ की अवस्थाएं में परिवर्तन तापों में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। यह परिवर्तन निम्न तरह की होती है। जैसे अगर हम बात करें कि ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो द्रव पदार्थ बन जाता है। देखिए अगर हम बात करें ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था जो है ना, ठोस अवस्था को गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में आ जाता है। और द्रव को अगर गर्म करते हैं तो वो गैसीय अवस्था में आ जाता है। ठीक ना? द्रव को देखिए, ठोस को गर्म करेंगे द्रव हो जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे गैस हो जाएगा। फिर अगर देखिए यहाँ आइए, फिर गैस को अगर हम ठंडा करते हैं, यहाँ से फिर ठोस को अगर हम ठंडा करते हैं, द्रव हो जाता है और द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। यानी विपरीत होता है। जैसे ठोस को गर्म करेंगे द्रव हो जाएगा और द्रव को गर्म करेंगे गैस हो जाएगा। फिर ठोस को अगर हम ठंडा करते हैं तो वो द्रव हो जाएगा और द्रव को ठंडा करेंगे तो गैस हो जाएगा। फिर गर्म करने का अर्थ है कि पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करना तथा ठंडा करने का अर्थ है पदार्थ के ऊष्मीय ऊर्जा को कम करना या पदार्थ को गर्म करने की अपेक्षा ठंडा करना ज़्यादा कठिन होता है, ज़्यादा कठिन या खर्चीला होता है। देखिए पदार्थ को गर्म करना आसान होता है लेकिन ठंडा करना जो है थोड़ा कठिन और खर्चीला होता है। फिर गैसीय अवस्था को गर्म करते रहने पर प्लाज्मा अवस्था की प्राप्ति होती है तथा ठोस अवस्था को गर्म करते रहने पर पदार्थ के पांचवी अवस्था यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है।
पदार्थों का अवस्था में परिवर्तन से संबंधित शब्द, जैसे कि द्रवनांग जो है, द्रवनांग को ठोस पदार्थ जिस पर द्रव अवस्था में परिणामित हो जाते हैं उस उस ताप को ठोस का द्रवनांग कहते हैं। ठोस का द्रव में बदलना गलना कहलाता है। गलना, ठोस का द्रव में बदलना क्या करता है? गलना, यानी गलनांक भी हम कहते हैं। हिमांक देखिए क्या है, ठोस अगर द्रव में बदल जाए तो उसे हम गलनांक कहते हैं। ठोस जो है, ठोस अगर द्रवनांक में बदल जाता है तो उसे हम गलनांक कहते हैं। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, हिमांक जो है जिस ताप पर द्रव ठोस में अवस्था में बदल जाए। फ्रीजिंग पॉइंट जो है यानी द्रव जो है ठोस बन जाए। द्रव क्या है? ठोस बन जाए। तो उस ताप को द्रव पदार्थ का हिमांक कहा जाता है। और द्रव पदार्थ को ठोस अवस्था में आने का, यानी द्रव जो है ठोस अवस्था में आता है तो उसे हम जमना कहते हैं। जमना, देखिए अगर ठोस है और द्रव बन गया तो भाई तो गल गया, गलनांक हो गया। फिर अगर जो है द्रव फिर ठोस बन जाता है, द्रव ठोस बन जाएगा तो वो जम गया, यानी हिमांक कहलाता है भाई। द्रव जो है ठोस बन गया, द्रव ठोस बन गया तो वो जम गया ना। जैसे बर्फ को अगर हम पानी को अगर हम रखते हैं फ्रिज में, वो जम जाता है तो ठोस बन जाता है, यानी कि हिमांक के कारण जो है जम जाता है। उसी प्रकार से क्वथनांक जो है, क्वथनांक जिस ताप पर द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में भाप में परिणामित होते रहते हैं उसे हम द्रव क्वथनांक कहते हैं। द्रव क्वथनांक गैसीय अवस्था भाप में आना ही क्वथन कहलाता है, ठीक ना। देखिए अगर द्रव पदार्थ है उसको हम गैस में ला दिए, द्रव पदार्थ को गैस में, यानी कि वाष्पीकृत जो हो जाता है, खाना वाना हम लोग बनाते हैं तो पानी जो है वाष्पीकृत होकर ऊपर हो जाता है, तो वही जो है क्वथनांक कहलाता है। अब देखिए संघनन की बात बोला जाए, संघनन की, तो जिस ताप पर गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में परिणामित हो जाते हैं उस ताप को गैसीय अवस्था का संघनन बिंदु कहते हैं। जैसे गैसीय पदार्थ द्रव में बदल, देखिए गैस जो है द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गैस अगर द्रव में बदल रहा है तो उसे संघनन कहते हैं। किसी एक पदार्थ का हिमांक तथा गलनांक एक ही बिंदु पर होता है और जिस ताप पर ठोस या द्रव में प्रसार जो है तापीय स्तंभ पर होता है, ठीक ना। किसी एक पदार्थ का क्वथनांक या संघनन बिंदु एक ही बिंदु पर होता है। इस बिंदु का तापीय और द्रव्य और गैसीय तापीय समभ्य होता है, ठीक ना, समभ्य होता है। अभी है, चलिए अब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, देखिए पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण जो है, तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखिए इसमें तत्व जो है, तत्व यौगिक के शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण अशुद्ध पदार्थ कहलाता है, यानी तत्व जो है यौगिक के शुद्ध पदार्थ और मिश्रण जो है अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। प्राकृतिक का मूल पदार्थ जो है तत्व है, प्राकृतिक का मूल पदार्थ तत्व है और यौगिक तथा मिश्रण का निर्माण तत्वों के द्वारा होता है। यौगिक और मिश्रण का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो तत्व के द्वारा होता है। यौगिक और मिश्रण जो है किस पर डिपेंडेंट है? तत्व पर। फिर अगर हम तत्व का बात बोलें, तत्व यानी एलिमेंट का बात बोलते हैं, तो एलिमेंट जो है, तत्व जो है निम्नलिखित गुण इसमें पाया जाता है। तत्व में निम्नलिखित गुण पाया जाता है। इसे तत्व ऐसे पदार्थ हैं जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जाता है। देखिए तत्व ऐसे पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा ना तो 2 या ना 2 से अधिक में विभाजित किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक में विभाजित भी नहीं किया जाता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। तत्व एक ही प्रकार के कणों पर
परमाणु से बना होता है, एक ही प्रकार के कणों के परमाणु से बना होता है। तत्व जो है सूक्ष्मतम कण की परमाणु कहते हैं, तत्वों को सूक्ष्मतम कण के परमाणु कहते हैं। अभी तक कुल 118 तत्व की खोज हुआ है और इस तत्व के गुण जो है गुण दूसरे तत्व के गुण से भिन्न होते हैं। तत्वों के रासायनिक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। तत्व साधारण ताप पर द्रव और ठोस जो है द्रव या तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तत्वों का उदाहरण अगर बोला जाए तो ऑक्सीजन जो है तत्व हो गया, सोना तत्व हो गया, पारा जो है तत्व है, लोहा भी तत्व है, क्लोरीन भी तत्व है। देखिए यानी तत्व एलिमेंट है, सब एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, बहुत एलिमेंट है, यानी 118 टोटल एलिमेंट है। तत्वों को भौतिक या रासायनिक गुण के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे धातु और अधातु। ठीक ना, धातु और अधातु। धातु में अगर हम बात बोलें तो धातु देखिए, धातु प्राय ठोस होते हैं। ठीक ना, धातु प्राय ठोस होते हैं, यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, यह कठोर होता है और तथा इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु जो है ठोस होता है और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, कठोर भी होता है। इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है और ये जो है आघातवर्धनीय होती है। धातु क्या होती है? आघातवर्धनीय होती है और तन्य होती है। तन्य यानी कि उसको हम खींच के तार बना सकते हैं, बहुत लंबा तार बनेगा। और अब तक जो है टोटल धातु की अगर बात बोलें, तत्वों में 80% से ज़्यादा धातु है। ठीक ना, धातु जो है तत्वों में सबसे ज़्यादा धातु है, 80% तक धातु है। इसे एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो लोहा जो है क्या है? धातु है। लोहा एक ही धातु है, सोडियम भी धातु है, चांदी भी धातु है और सोना भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। अब देखिए अधातु की अगर हम बात करते हैं, अधातु की, तो अधातु आपका आ जाएगा जैसे ऐसे तत्व जिसमें धातु के समान गुण नहीं होते हैं उसे अधातु कहते हैं। धातु का वाला समान गुण नहीं होता है, यानी खींच के तार नहीं बनता है भाई इसका। अधिकांश अधातु जो है गैस अवस्था में पाया जाता है। कुछ अधातु ठोस होते हैं परंतु वे भंगुर होते हैं, यानी ठोस भी होते हैं, भंगुर होते हैं। जिसे हम मान लेते हैं कि कोयला ठोसे है लेकिन उसको हम फोड़ेंगे तो फूट जाएगा, भंगुर है, तो वो जो है कांच में आ जाएगा, अधातु में आ जाएगा। फिर परंतु ऊष्मा का जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है और धातुओं के समान चमक नहीं होता है। अधातु को समान चमक नहीं होता है, ये आघातवर्धनीय और तन्य भी नहीं होता है, यानी खींच के तार भी नहीं बन सकता है भाई इसका। अधातु की कुल संख्या की बात किया जाए तो टोटल 22 हुआ है। धातु ज़्यादा नहीं है, 22 हुआ है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है? अधातु है। उसी प्रकार से उपधातु होता है। तो उपधातु की अगर हम बात बोलें तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। उदाहरण में आपका सिलिकॉन हो जाएगा, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। अगर हम बात करें यौगिक का यानी कंपाउंड का, अगर बात करें यौगिक का, तो यौगिक का निर्माण जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है और यौगिक के प्रमुख गुण जो हैं निम्नलिखित हैं। जैसे मान लीजिए कि यौगिक का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, यानी यौगिक का निर्माण जो है रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। जिन तत्वों को मिलाकर यौगिक बनता है उस तत्वों के गुण जो यौगिक में नहीं पाया जाता है। फिर यौगिक के अवयवी तत्वों को भौतिक विधियां के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, परंतु यौगिक के अवयवी तत्व को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। यौगिक के अवयवी तत्व भार के दृष्टिकोण से एक निश्चित अनुपात में रख सकते हैं इसको। फिर यौगिक के द्रव्यमानक और क्वथनांक भी निश्चित होता है। यौगिक के द्रव्यमानक क्वथनांक भी निश्चित होता है। यौगिक शुद्ध पदार्थ यौगिक के सूक्ष्मतम कण अणु मोलर कहलाते हैं। अणु के निर्माण जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तत्व के सूक्ष्मतम कण के परमाणु से मिलकर होता है। फिर यौगिक का द्रव्यमानक और क्वथनांक निश्चित होता है। यौगिक का द्रव्यमानक और क्वथनांक जो है निश्चित होता है। यौगिक शुद्ध पदार्थ
शुद्ध पदार्थ है। यौगिक के सूक्ष्म कण जो है अणु कहलाते हैं। यौगिक के सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। अणु का निर्माण जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है और सूक्ष्म कण परमाणु से मिलकर होता है। यौगिक का रासायनिक सूत्र यौगिक में रासायनिक सूत्र को दर्शाया जाता है और यौगिक ठोस भी होता है और द्रव भी होता है और गैस भी होता है। यौगिक जो है तीनों हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। यौगिक का उदाहरण अगर हम बात बोलें तो जल हो जाएगा, जल, चूना हो जाएगा, चूना CaO, अमोनिया NH3 भी हो जाएगा और चूना पत्थर CaCO3 भी हो जाएगा। ठीक। तत्वों की तरह यौगिक की संख्या सीमित होती है। तत्वों की तरह यौगिक की संख्या सीमित नहीं होती है भाई। तत्वों की तरह यौगिक की संख्या सीमित नहीं होती, असीमित होती है। यौगिक का असंख्य रूप में हमारे प्रकृति में मौजूद है तथा तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराकर इसे बनाया जा सकता है। फिर तत्व या यौगिक में अंतर की हम बात करें, तत्व या यौगिक में अंतर, तो तत्व या यौगिक में अंतर जो है निम्नलिखित है। जैसे कि तत्व समान प्रकार का परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन यौगिक जो है एक से अधिक प्रकार के परमाणु से होते हैं। तत्व जो है समान परमाणु से मिलकर बना है, एक परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन यौगिक जो है एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना है। यौगिक का निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से होता है। फिर तत्व एक ही पदार्थ के परमाणु से बना है, लेकिन ये जो है दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर विभाजित कर नहीं सकते हैं। यौगिक का विभाजन जो है रासायनिक विधियों द्वारा उसके अवयवी तत्वों से किया जा सकता है। फिर तत्वों तथा यौगिक के रासायनिक गुण की हम बात करें तो गुण जो है भौतिक गुण और एक दूसरे को बिल्कुल भिन्न होता है। तत्व और यौगिक जो है इसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण जो था वो एक दूसरे से भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। तत्व की अरूपता की घटना जो है, तत्वों की अरूपता की घटना पाई जाती है, जबकि यौगिक में अरूपता प्रदर्शित नहीं करती है। फिर तत्वों में समयवता की घटना नहीं पाई जाती है और जबकि यौगिक में समयवता की घटना पाई जाती है। तत्वों को रासायनिक संकेत द्वारा दर्शाया जा सकता है, यौगिक को रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया। तत्वों को रासायनिक संकेत द्वारा दर्शाया जा सकता है और यौगिक को रासायनिक सूत्र द्वारा। फिर अगर बात करें तो कुल तत्वों की वर्तमान में टोटल संख्या जो है 118 है और 118 तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके असंख्य यौगिक बना चुके हैं। विभिन्न प्रकार के तत्वों को गुणों के आधार पर धातु और यौगिक धातु में बांटा गया है। यौगिक के गुण पर अम्ल और भस्म, लवण विभाजित किया जाता है। यौगिक के गुण पर ही अम्ल, भस्म और लवण जो है विभाजित किया जाता है। इसके बाद मिक्सचर में आइए, यानी मिक्सचर मिश्रण में। मिश्रण जो है, मिश्रण बनाने के दौरान किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यानी मिश्रण जब बनाते हैं तो उसमें किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। मिश्रण का बनना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। मिश्रण के अवयवी तत्व यौगिक को साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। मिश्रण का द्रव्यमानक और क्वथनांक जो है निश्चित रहता है, निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का द्रव्यमानक और क्वथनांक जो है निश्चित नहीं होता है। मिश्रण को हम दो प्रकार में भी बांटा गया है। मिश्रण को एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो है होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण, देखिए अगर मिश्रण के संपूर्ण नमूना का संगठन समान होता है तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण के अवयवी जो है सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देता है। यानी समांगी जो है उस सूक्ष्मदर्शी से हम नहीं देख सकते हैं। समांगी मिश्रण का विलयन जो है विलयन भी होता है। समांगी मिश्रण का विलयन भी होता है। विषमांगी मिश्रण जो है वैसे मिश्रण जिनके संपूर्ण नमूने संगठन एक के समान नहीं रहता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण के अवयव जो है खुले आंखें अथवा सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। विषमांगी मिश्रण निलंबित और कोलराइड जो है निलंबन और कोलराइड में बांटा गया है। अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं। उदाहरण जैसे प्राकृतिक हवा हो गया, दूषित जल हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, रक्त हो गया, ये सब क्या है? विषमांगी मिश्रण है।
ठोस अवस्था में, जिस ठोस द्रव गैस हो गया, गैस के आधार पर मिश्रण को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे ठोस से ठोस मिश्रण, ठोस से ठोस में क्या होगा, जैसे पीतल सोना, सोना के आभूषण, पीतल सोना के आभूषण क्या है, ठोस, ठोस से ठोस है। ठोस से द्रव अगर मिश्रण के बाद किया जाए तो ठोस से द्रव में कौन है, अमलगम जल, अमलगम जल में घुला ग्लूकोज, और अमलगम जल में घुला ग्लूकोज। ठोस से गैस की बात किया जाए तो धुआं और खेती योग्य भूमि मिट्टी, धुआं और खेती योग्य भूमि जो है ठोस से गैस है। फिर ठोस से गैस, इसके बाद द्रव से द्रव की बात बोला जाए तो द्रव से द्रव की बात है जल में घुला शराब, एल्कोहल, पेट्रोल तथा डीजल का मिश्रण। द्रव में गैस का अगर बात किया जाए तो द्रव में गैस का बात क्या है कि पीने वाला जल और सॉफ्ट ड्रिंक जो है ये क्या है, द्रव से गैस में है। गैस से गैस में अगर बोला जाता है हवा O2, हवा और हीलियम का मिश्रण। मिश्रण के अवयवों को अलग करने का प्रमुख विधि जो है क्या है, तो आसवन विधि है। यानी आसवन विधि, देखिए आसवन विधि है, और आसवन विधि क्या हम लोग जानते हैं। आसवन विधि द्रव को गर्म करके वाष्प में बदला जा सकता है। इसके बाद वाष्प को ठंडा करके पूर्ण द्रव में बदला जा सकता है। यानी द्रव को गर्म करके वाष्प में और वाष्प को फिर ठंडा करके द्रव में बदलना, वही वाष्पन विधि कहलाता है। ठोस द्रव मिश्रण के, ठोस या द्रव को अलग करने की क्रिया जो है वाष्पन कहलाता है। वाष्पन विधि में पहले वाष्पीकरण किया जाता है, फिर बाद में संघनन किया जाता है। यानी वाष्पीकरण किया जाता है, फिर संघनन किया जाता है बाद में। वाष्पन विधि द्वारा वैसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिनके अवयवी कथनांक का अंतर कम से कम 25 डिग्री या उससे अधिक होता है। पीने का पानी अशुद्ध जल आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी पीने का पानी जो है अशुद्ध जल जो है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आसवन विधि पर समुद्री जल से पीने वाले जल प्राप्त होते हैं। आसवन विधि से ही समुद्री जल के पीने वाले जल प्राप्त होते हैं। यानी समुद्र जल से जो है आसवन विधि कर करके और उससे पीने वाला जल प्राप्त करते हैं हम लोग। प्रभाजी आसवन क्या है? प्रभाजी आसवन यह विधि का उपयोग दो या दो से अधिक द्रव पदार्थों से बने मिश्रण के अवयवों को अलग करके किया जाता है। प्रभाजी आसवन द्वारा ऐसे द्रव के मिश्रण अवयव को अलग किया जा सकता है जिनके अवयवी द्रव क्वथनांक का अंतर कम होता है। प्रभाजी आसवन भिन्न भिन्न द्रव्यमानांक को क्वथनांक के अनुसार अलग कर सकते हैं। निम्न क्वथनांक वाले द्रव आश्रित होते हैं तथा उच्च क्वथनांक वाले द्रव जो है आश्रित नहीं होते हैं। एल्कोहल जल में मिश्रण एसीटोन जल में मिश्रण तथा एल्कोहल एसीटोन मिश्रण प्रभाजी आसवन विधि है द्वारा पृथक किया जा सकता है। फिर पेट्रोल जो है, पेट्रोल के विभिन्न अवयवी जैसे पेट्रोल, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, वायु हो गया, विभिन्न अवयवी जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन में देखिए, ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन तो कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह गर्म करने पर वह पिघल के वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिस ठोस पदार्थ में यह गुण पाया जाता है उसे ऊर्ध्वपातिज पदार्थ कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ है उसको अगर हम गर्म करेंगे तो गैस हो जाता है, फिर गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो फिर ठोस हो जाएगा, ठीक ना। प्रमुख ऊर्ध्वपातिज पदार्थ जो है, प्रमुख ऊर्ध्वपातिज पदार्थ, तो प्रमुख ऊर्ध्वपातिज पदार्थ जैसे सूखा बर्फ ठोस CO2 यानी नेफ्थलीन की गोलियां, कपूर हो गया, आयोडीन हो जाएगा और कैफीन हो जाएगा, आयोडीन और कैफीन, अमोनिया क्लोराइड भी हो जाएगा। ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातिज यानी ऊर्ध्वपातिज किया जा सकता है। फिर ऊर्ध्वपातिज विधि द्वारा वैसे मिश्रण के अवयव को पृथक किया जा सकता है जिसका अवयवी कोई ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है, जैसे कि साधारण नमक हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो ऐसे मिश्रण जो दो या दो से अधिक ठोस विलय अत्यधिक
कम मात्रा में एक ही विलायक में घुला रहता है उसे अवयवी क्रोमैटिक तकनीकी से अलग किया जा सकता है। क्रोमैटिक तकनीकी का सिद्धांत जो है आधारित है सिद्धांत पर आधारित है। यह विभिन्न विलय या विलयता में घुले हैं, परंतु इनकी विलयता जो है भिन्न भिन्न होती है। क्रोमैटिक तकनीकी द्वारा स्याही के विभिन्न अवयवी को अलग किया जा सकता है। क्रोमैटिक तकनीकी इस्तेमाल अपराध से जुड़े देखिए क्रोमैटिक तकनीक का इस्तेमाल जो है अपराध से जुड़े जांच में किया जाता है। अपराध से जुड़े जांच में किया जा सकता है। मानव की किसी अंग में सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा उपस्थित पदार्थ को पहचान में क्रोमैटिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, यानी छोटा से छोटा कण को प्राप्त करने के लिए क्रोमैटिक का प्रयोग किया जाता है। थिरना क्या है? थिराना क्या है जानते हैं। थिराना जो है, थिराना विभिन्न ठोस द्रव के मिश्रण के अवयव को अलग करता है। यह द्रव जिनमें विलय ठोस पदार्थ मिले होते हैं कुछ समय एक बर्तन में स्थिर रखने में ठोस पदार्थ जो है बर्तन के पेंदी में जम जाता है, यानी पेंदी में जम जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? थिरना कहलाता है। तथा बर्तन के पेंदी पर बैठे ठोस पदार्थ को तलछट कहते हैं। यानी पेंदी में जो बढ़ जाता है ठोस पदार्थ उसे तलछट कहते हैं। नदी के गंदे जल में बड़े बड़े ठोस कण वाले अशुद्ध पदार्थ थिरना विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। प्रमुख मिश्रण तथा उसके अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया, यानी दूषित जल को शुद्धिकरण के द्वारा अलग किया, यानी दूषित जल जो जैसे नदी, तालाब, झील इत्यादि में जल योग्य नहीं होता है, इसे पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर ना सबसे पहले नदी तालाब जल को थिरने टंकी में ले जाकर थोड़ी सी फिटकिरी या पोटाश एलम, देखिए अगर पीने वाला जल बनाना है थोड़ी सी फिटकिरी और पोटाश एलम मिला दिया जाता है तो फिटकिरी के प्रभाव से ठोस कण जिससे गंदगी टंकी में नीचे आ जाती है और उसके बाद जो है ऊपर स्वच्छ जल टंकी के ऊपर हो जाता है, फिर इसे हम पी सकते हैं। ठीक ना। और टंक में जल को महीन बालू कंकड़ स्थिर से गुजरना पड़ता है, जिससे जल को उपस्थित सूक्ष्म ठोस गंदगी अलग हो जाता है। फिर टंकी में जो है प्राप्त जल क्लोरीन विरंजकपूर्ण चूर्ण जो है उसमें क्लोरीन विरंजकपूर्ण चूर्ण मिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो है पानी को हम लोग पी सकते हैं, पीने योग्य पानी हो जाएगा। देखिए बारूद के अवयवी पृथक्करण, बारूद जो बनता है तो बारूद पोटास नाइट्रेट या सोरा, गंधक तथा चारकोल का मिश्रण होता है। बारूद किससे किसका मिश्रण होता है तो पोटास नाइट्रेट या सोरा या गंधक तथा चारकोल का मिश्रण होता है। सबसे पहले बारूद को जल में घुलाया जा सकता है और जल में केवल सोरा ही घुलता है, पत्थर सल्फर तथा चारकोल नहीं घुलता है। चारकोल तथा सल्फर को छान कर अलग करते हैं तथा शेष जल सोरा का विलयन वाष्प में करने को सोरा अलग हो जाता है। फिर गंधक के चारकोल के मिश्रण कार्बन डाइऑक्साइड के विभिन्न विलयन में घुलाते हैं और CH2 के गंधक घुल जाते हैं परंतु चारकोल नहीं घुलते हैं। फिर चारकोल को छान कर अलग कर लेते हैं तथा गंधक तथा CH2 का विलयन वाष्पन विधि द्वारा गंधक को अलग किया जा सकता है। मिश्रण के तथा यौगिक तथा मिश्रण का अंतर, यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है? यौगिक का रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं और मिश्रण जो है निर्माण में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण के निर्माण में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यौगिक के अवयवी तत्व साधारण भौतिक जैसे वाष्पन हो गया, आसवन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। मिश्रण के अवयवी तत्व या यौगिक में भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। यौगिक में उनके अवयवी तत्व के गुण नहीं पाया जाता है। मिश्रण में अनेक अवयवी गुण मौजूद होते हैं।
मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। सदैव यौगिक सदैव समांगी होता है और मिश्रण सदैव विसमांगी होता है। फिर प्रत्येक यौगिक एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है और परंतु मिश्रण का कोई निश्चित समान रासायनिक सूत्र नहीं होता है। यौगिक जो है उनके अवयवी तत्व अनुपात हमेशा नियत होता है और मिश्रण जो है अवयवी पदार्थ तत्वों का अनुपातिक नियत नहीं होता है। यौगिक शुद्ध पदार्थ है, जबकि मिश्रण जो है अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग अगले सेशन में करेंगे।